अब हम बात करें आरबीसी जब डेड होती है 120 डेज के बाद, तो वो कहाँ जाके कलेक्ट होती है? तो वो जाके कलेक्ट होती है स्प्लीन में। तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मतलब मृत आरबीसी का कब्रिस्तान की बात करें तो वो स्प्लीन को कहा जाता है। अब आ जाते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। इसमें मेन क्वेश्चन एक बार ये पूछ दिया था कि डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होती है, तो डब्ल्यूबीसी का शेप निश्चित नहीं होती है। वो डब्ल्यूबीसी का शेप जिस तरह से अमीबा की शेप होती है उसी तरह डब्ल्यूबीसी का शेप होती है, इसलिए इसे अमीबॉयड सेल के नाम से भी जाना जाता है। अमीबॉयड सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कि किस सेल को अमीबॉयड सेल भी कहा जाता है, तो बता देना डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, इसका नंबर कितना होता है, तो इसका नंबर होता है 6000 से लेकर के 8000 पर मिमी क्यूब होती है। अगर हम बात करें, डब्ल्यूबीसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल। अब बात करें दो भागों में कौन कौन से, तो ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरा है ए ग्रेन्यूलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होती है उसे ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं उसे हम ए ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं। अब ग्रेन्यूलोसाइट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भी डिवाइड किया गया है इओसिनोफिल, दूसरा है बैसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल। अब बात करें ग्रेन्यूलोसाइट को, तो उसमें दो भागों में डिवाइड किया है, एक मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट। अगर हम बात करें इओसिनोफिल की, तो इओसिनोफिल की जो अमाउंट दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो दिया गया है 2 से 3%। ये डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% बनाता है। अगर हम बैसोफिल की बात करें तो 0.5 to 1% बनाता है। अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो 60 से 65% डब्ल्यूबीसी का भाग बनाता है। इओसिनोफिल की अगर अमाउंट बढ़ जाती है तो इसिनोफिलिया एलर्जिक हो जाती है। बैसोफिल की जब संख्या बढ़ती है तो ईचिंग, खुजली और रेडनेस हो जाती है। कभी कभी चेहरों पे लाल पड़ जाता है, लाल हो जाती है, चींटी काटने पर लाल हो जाती है, तो बैसोफिल की वजह से होती है। न्यूट्रोफिल यह हमारे बॉडी सबसे बड़ा अंगरक्षक की तरह कार्य करता है। ये सबसे ज़्यादा कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है तो न्यूट्रोफिल उसको भी मारने का कार्य करता है। अगर हम बात करें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की, तो मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट हमारे बॉडी में 10 से 15% भाग बनाता है। और लिम्फोसाइट की बात करें तो 20 से 25% भाग बनाता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जितने भी लिम्फोसाइट होते हैं बनते हैं बोन में। जितने भी लिम्फोसाइट होते हैं बनते हैं बोन में, लेकिन उसका मैचुरेशन अलग अलग स्थान पर होती है। अगर लिम्फोसाइट बन रहा है बोन में, उसका मैचुरेशन बोन में ही हो रहा है, तो उसे कहेंगे बी लिम्फोसाइट। अगर हमारा लिम्फोसाइट बन रहा है बोन में लेकिन मैचुरेशन हो रहा है थाइमस में, तो उसे हम कहेंगे टी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों का फंक्शन एक ही टाइप से होती है। ये सब हमारे बॉडी के अंगरक्षक के लिए कार्य करते हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये दोनों उसको मारने का कार्य करते हैं। ये हो गया हमारा
WBC के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होती है? इसी को हम थ्रोम्बोसाइट के भी नाम से जाना भी जाता है। थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करें, इसकी जो नंबर होती है, इसकी जो नंबर होती है 1.5 मतलब 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख के करीब होती है पर मिमी क्यूब। उसके बात करें तो ये थ्रोम्बोसाइट का मेन फंक्शंस होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये इसका मेन फंक्शंस होती है। क्योंकि इसमें क्या होती है, कागुलेटिंग प्रोटीन पाई जाती है। जितने भी अगर प्लेटलेट की बात करें तो इसमें कागुलेटिंग प्रोटीन पाई जाती है, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, ये सब प्रोटीन प्लेटलेट के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे हम कागुलेटिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें, अगर प्लेटलेट की संख्या घट जाए तब पर भी ह्यूमन बॉडी में डिजीज होती है, और इसकी संख्या बढ़ जाए तब भी इसकी डिजीज होती है। अगर हम बात करें डेंगू की, तो डेंगू जैसे रोग में प्लेटलेट की जो संख्या होती है घट जाती है, तो उस कंडीशन में हमें उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ती का जूस पिया जाता है, या फिर कीवी फल खिलाया जाता है। ये सब प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ब्लड ग्रुप के बारे में आएगा, और ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH पॉजिटिव और RH ग्रुपिंग के बारे में आएगा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे समझ लेंगे तो आने वाले में जितने वीडियोज़ होंगे, जो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव इसलिए बताया जाता है क्योंकि अगर इसकी मैचिंग हो जाती है तो ठीक है, अगर मैचिंग नहीं हो पाती तो बहुत से ऐसे बेबी होते हैं जो पेट में माँ के पेट में रहते हैं, उसका डेथ हो जाता है। तो हम इससे डिसाइड कर लेंगे कैसे क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव क्या होता है, RH नेगेटिव, उससे हम ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।